जब भी गोल के पास आते हैं तभी आपका एसेट एलोकेशन शुड ग्रेजुअली चेंज। ये तो हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट सडनली गिरे या नहीं गिरे। आपके हाथ में यह है कि आप स्लोली एंड स्टेडली वो राशि को रिमूव करें फ्रॉम हायर इन्वेस्टमेंट to maybe debt securities, debt investments, so that the volatility is reduced. इस समय आपको ये भी असेस करना है आपके फाइनेंशियल गोल्स पे कि आपको कैसे एसेट एलोकेशन करना है, तो वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करें इस पर। बट डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग इज डोंट स्टॉप योर SIP। इफ यू हैव एक्सेस मनी प्लीज टॉप इट अप। एक थंब रूल जिसको कहते हैं कि लार्ज कैप मुझे 9 to 12% रिटर्न देना चाहिए ऑन अ लॉन्गर टर्म पीरियड, मिड कैप उससे थोड़ा ज़्यादा एंड स्मॉल कैप उससे ज़्यादा। अगर ये बकेट में रिटर्न्स नहीं बैठ रहे या वॉलेटिलिटी मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बैठ रही है तो मुझे रीअसेस करना होगा। SIP का कॉन्सेप्ट है ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जी, उसमें ये बहुत अच्छी तरह बैठता है बिकॉज जब मार्केट नीचे होता है यू कैन गेट मोर यूनिट्स ऑफ द सेम फंड एंड जब भी रिकवरी आएगी तो आपको रिटर्न्स जो बैठेंगे वो ज़्यादा बैठेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जस्ट येस्टरडे आई वाज थिंकिंग कि हमने अभी तक 120 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड की बात के एपिसोड्स आपके लिए डिज़ाइन किए हैं एंड वी हैव गॉट मल्टीपल स्पीकर्स, शायद सम स्पीकर्स मल्टीपल टाइम्स एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि इसमें जो कुछ कंटेंट है वो रेपिटेटिव है, सवाल रेपिटेटिव है। बट व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्योंकि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज अ फंड मैनेजर, क्योंकि वो हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। एंड आई ट्रूली बिलीव कि एज इन्वेस्टर्स हमें फंड मैनेजर्स का एक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बिकॉज फंड मैनेजर्स वो एक अपने रूम में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं लॉट ऑफ टाइम्स, जिसकी वजह से हम जो है उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि एक फंड मैनेजर बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर मी टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड, देन हमने सोचा था कि चलो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने व्यूअर्स को जो है फंड मैनेजर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनका माइंडसेट उनको समझाते हैं। एंड दैट इज़ वाई ये म्यूचुअल फंड की बात का जो सीरीज़ है ये हम आपके लिए लाते हैं, जिससे कि हम आपको आपके फंड मैनेजर्स से मिला पाएँ, उनके बारे में आप जान पाएँ, सो दैट यू कैन टेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है, एज ऑल ऑफ यू मे ऑलरेडी नो। एंड म्यूचुअल फंड की बात में हम बहुत सारे एपिसोड्स कर चुके हैं एंड एज ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो हम इसमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स अबाउट इन्वेस्टिंग, राइट, कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स हम ट्राई करते हैं कि हर एपिसोड में हम एक नए स्पीकर को लेके आएँ या फिर एक डिफरेंट स्पीकर को लेके आएँ, एक अलग थीम के साथ वी डू दीज एपिसोड्स फॉर यू। तो आज हमारे साथ इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड लेट्स वेलकम मिस्टर संजय चावला, जो बरोड़ा BNP पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं एक्विटी के। उनके पास बहुत सारा फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, एक्विटी रिसर्च और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का भी एक्सपीरियंस है, मोर देन 34+ ईयर्स। इससे पहले वो बिरला सन लाइफ AMC में सीनियर फंड मैनेजर एक्विटी के तौर पे भी काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैनेज किए हैं। मिस्टर चावला ने जो है SBI कैपिटल मार्केट्स में हेड ऑफ रिसर्च के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा एक्विटी रिसर्च स्पेस में उन्होंने मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज, IDBI कैपिटल मार्केट्स, SMIFS सिक्योरिटीज, IIT इन्वेस्ट ट्रस्ट और लॉयड सिक्योरिटीज जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी डिफरेंट रोल्स में काम किया है। फिलहाल वो म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स के फंड मैनेजर भी हैं। एजुकेशन की बात करें तो मिस्टर चावला ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी से मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की डिग्री ली है। Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात। I am Namrata Arora and just the other day I was thinking कि हमने इतने सारे episodes किए हैं of mutual fund की बात in the last 2-3 years and I keep thinking to myself कि हम इतने सारे fund managers को, CIOs को क्यों बुलाते हैं, right? And I truly believe in one thing that when it comes to investing and when it comes to mutual funds, एक जो चीज़ हम सबको देखनी चाहिए is the fund manager, right? And I think as investors हमें वो fund managers का access नहीं मिलता है because fund managers they are sitting in their room doing their work। तो हम क्या करते हैं, इस एपिसोड के थ्रू हम चाहते हैं कि हम आपको उन फंड मैनेजर्स से मिलाएं, हम आपको उन लोगों से मिलाएं जो इन फंड्स के पीछे हैं,
so that you can actually get to know them better before you take your investment decision. So तो इसीलिए आज हमारे साथ for the very first time we have with us Mr. Sanjay Chawla, जो हैं Chief Investment Officer at for Equities at Baroda BNP Paribas Mutual Fund. ये हमारे एपिसोड में पहली बार आ रहे हैं. सो संजय सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए एंड फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन टू बी ऑन द शो. Thank you, Namrata, and thank you for your channel to give me this opportunity. मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मैं मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी आप लोग के साथ शेयर कर सकता हूँ. Thank you so much, Sanjay sir. Thank you. I think we are very excited to know about your investment journey. और obviously हमने एक तो हम ये थीम बेस्ड पॉडकास्ट करते हैं. हर एपिसोड में हमारी एक अलग थीम रहती है, अलग टॉपिक रहता है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो म्यूचुअल फंड्स में अगर हमें लॉसेस होते हैं तो उससे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं. एंड आई थिंक आज के समय में ये बहुत ही रेलिवेंट कॉन्वर्जेसन है. सो आई डू होप हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने के लिए मिले फ्रॉम द कॉन्वर्जेसन दैट वी आर गोइंग टू हैव. जरूर. Let's start. Wonderful. Okay. So सर, अगर हम करंट सिनारियो की बात करें, बहुत सारे लोगों ने जो है काफ़ी लॉसेस सफ़र किए. ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड लॉसेस इन द लास्ट फ्यू वीक्स, ऑल थैंक्स टू द US Iran वॉर. इसमें मुझे लगता है कि हमारी तो कोई भी गलती नहीं है, राइट? हम तो बस अपना कमा रहे हैं पैसा और निवेश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में जो भी हो रहा है उसकी वजह से हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दैट वी हैव मेड. तो आप सबसे पहले अपना एक हाई लेवल व्यू बताइए सर कि ऐसे सिनारियो में एज एन इन्वेस्टर हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए. ये बात सही है कि पिछले 1.5-2 महीने में मार्केट काफ़ी गिर चुका है एंड उसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स का भी NAV कम हो गया है. उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ है जी. मेरा अनुभव ये कहता है कि पिछले 40 साल में बहुत सारी वॉर्स हुई है और हर समय हमने ये देखा हुआ है कि वॉर के बाद अब हम ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वॉर कब ख़त्म होगी. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, और हम रशिया यूक्रेन वॉर भी देख रहे हैं कि वो 4 साल से चल रही है. उसके बावजूद मार्केट ने रिकवर किया है. तो मेरा यही अनुभव रहा है. इनिशियली जब भी होता है वॉर, मार्केट पे इम्पैक्ट आता है और उसके बाद मार्केट रिकवर करती है. आपको ये देखना है कि वॉर का इम्पैक्ट आपके कंट्री के इकोनॉमी पे क्या पड़ रहा है. मेरा अनुमान है कि अगर वॉर ख़त्म हो जाती है जल्दी तो इंडिया का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहेगा एंड धीरे धीरे रिकवरी आ जाएगी. तो नो डाउट शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट रहा है. इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रही है. तो आपको 1 साल या 6 महीने का नहीं देखना है, आपको थोड़ा longer period of time देखना है. Okay. Which is fair enough because I think हम सब इन्वेस्टर से ये बोलते हैं कि आप equity में इन्वेस्ट करें तो आप लॉन्ग टर्म सोचिए. Let me ask you a very simple question, sir. Let's say कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा बचा रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी, एंड लेट्स से मैं पिछले 10-15 साल से ये पैसा निवेश कर रही हूँ और इवेंचुअली माई पोर्टफोलियो रीच्ड अ स्टेज जहाँ पे मेरे पास इनफ पैसा था उसके कॉलेज फीस के लिए, राइट? नाउ लेट्स से कि मेरा बच्चा अभी इस साल या अगले साल कॉलेज जाने वाला है, बट नाउ माई पोर्टफोलियो हैज सफर्ड लॉसेस, राइट? तो ऐसे सिनारियो में ऐसे इन्वेस्टर्स को जिनका फाइनेंशियल गोल जिसके लिए वो इन्वेस्ट कर रहे थे वो अभी है और अभी उनके पोर्टफोलियो में लॉसेस दिख रहे हैं या फिर उतने रिटर्न्स नहीं हैं जितने होने चाहिए, सो व्हाट वुड यू टेल सच एन इन्वेस्टर? ऐसी सिनारियो को हमें कैसे डील करना चाहिए? जो आप बात कर रहे हैं इज अ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग. जी. गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आप एक राशि डिसाइड करते हैं कि इतना इन्वेस्ट करूँगा बेस्ड ऑन अ सर्टन टारगेटेड रिटर्न. मेरा अनुमान है कि इक्विटी 10 से 12% रिटर्न देगी, तो वो बेसिस पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, जैसे आपने अपने बच्चे के लिए निवेश किया है. जब भी गोल के पास आते हैं तभी आपका एसेट एलोकेशन शुड ग्रेजुअली चेंज. ये तो हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट सडनली गिरे या नहीं गिरे. आपके हाथ में यह है कि आप स्लोली एंड स्टेडली वो राशि को रिमूव करें फ्रॉम हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट टू maybe debt securities, debt investments, so that the volatility is reduced. तो नॉर्मली जब हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपका गोल पे
यू कैन नॉट अज्यूम के इक्विटी में ही रहना चाहिए, आपको ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई करके सेफर म्यूचुअल फंड, सेफर स्कीम्स में डालने चाहिए जो लेस वॉलेटाइल है। Okay. बट मेरा अनुमान है कि ये वॉर, यस इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लोग भी मर रहे हैं, बट डेफिनेटली थिंग्स विल कम बैक इनटू द मार्केट इन कपल ऑफ वीक्स। सो बेसिकली कैन वी से कि अगर हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम पैसा बचा रहे थे, लेकिन अब मान लीजिए 2-3 साल ही बचे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, तो इट्स नो लॉन्गर अ लॉन्ग टर्म गोल, अब ये शॉर्ट टर्म गोल हो चुका है, तो विच इज़ वाई हमें शायद ग्रेजुअली अपने इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना चाहिए। श्योर, एंड एक प्रोसेस होता है, एक अगर आप अपने इन्वेस्टर्स एडवाइज़र से बात करें तो वो आपको हेल्प करेंगे कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस कैसे मीट करना है, क्योंकि आप सारी राशि, सारी पूंजी एक साथ नहीं अज्यूम कर सकते कि रियलाइज हो एट दैट पॉइंट। सो आपको ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एंड उसमें भी आपके अलग टाइप ऑफ स्कीम्स है, हाइब्रिड स्कीम्स है जो लेस वॉलेटाइल होते हैं, एंड उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है इन्वेस्टमेंट्स के। श्योर, perfect. So just to give you an example, I remember जब हम अपना घर खरीदने के लिए सोच रहे थे and we started investing for it, तो हमने 3-4 साल equities में काफ़ी इन्वेस्ट किया just for the down payment, लेकिन फिर जब हमारा गोल सिर्फ 2 साल या 3 साल दूर था, then me and my husband we started shifting it to a conservative hybrid fund and a debt fund, like a short term debt fund, and फिर COVID आया 2020 में, right? And then we realized कि thank God हमने we had shifted a big chunk of our investment to safer investments, क्योंकि फिर उतना impact नहीं हुआ था हमारे पोर्टफोलियो में। 2021 में फिर हमने घर खरीदा था, thankfully with not much losses in equity, and इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा because I do believe कि इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि जब आपका लॉन्ग टर्म गोल भी शॉर्ट टर्म हो रहा है, आपको असेट एलोकेशन करना चाहिए। Absolutely, and I think ये जो आपने strategy adopt की थी of shifting to conservative hybrid and short-term bond funds, थोड़ा सा तो impact वहाँ पे भी आया होगा, पर at the same time आप अगर market फिर भी rally करता है तो आप capture करते हैं। So hybrid funds में भी अलग अलग category है, आपके aggressive hybrid है जिसमें equity exposure up to 80% जाता है, बैलेंस एडवांटेज फंड है जिसमें इक्विटी एक्सपोजर वेरी करता है, बैलेंस हाइब्रिड है, इक्विटी सेविंग है, एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड है। तो जैसे जैसे आप चाहते हैं वैसे ही इक्विटी एक्सपोजर मैनेज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू एस्पेक्ट्स कि अगर मान लीजिए मुझे अभी मेरे पोर्टफोलियो में लॉसेस दिख रहे हैं तो हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, राइट? सो वी कैन टॉक अबाउट अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो सबसे पहले क्या आपको लगता है संजय सर कि हमें अपने SIPs को स्टेप अप करना चाहिए जब हम अपने पोर्टफोलियो में लॉसेस देख रहे हैं, या फिर डू यू थिंक लमसम डालना चाहिए जब मार्केट्स नीचे हैं और थोड़े लॉसेस हैं पोर्टफोलियो में, या फिर हमें कुछ नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है इसमें, एंड हमेशा ये सवाल आता है जब भी मार्केट्स नीचे गिरते हैं। सबसे पहले ये देखना है, आपको असेस करना है आपका लॉसेस म्यूचुअल फंड में है वो मार्केट से ज़्यादा है या कम है जी। अगर मार्केट के साथ गिरा है एंड आपका फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट से, तो आपको डेफिनेटली SIP फर्स्ट स्टेप अपनी SIP कंटिन्यू करनी है। उसको स्टॉप बिल्कुल नहीं करना है। ये वॉलेटिलिटी देखकर लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि इक्विटी में हमेशा लॉसेस होते हैं, मुझे ये वॉलेटिलिटी हजम नहीं होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि रिस्क है तो इश्क है, एंड इसीलिए आपका रिटर्न आएगा जी। सो अगर आपका लॉसेस होता है तो आप प्लीज़ अपनी SIP मत बंद कीजिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे फोकस कीजिए, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पे डरिए मत। सेकंड, आपको ये असेस करना है कि ये जो इवेंट है इज़ अ शॉर्ट टर्म इवेंट और अ स्ट्रक्चरल इवेंट। अगर आपको लग रहा है कि ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, देन you should actually step up your investment. Now stepping up investment can be done in 2 तरीके से, या तो आप लमसम इन्वेस्ट करें या तो आप अपनी SIP इंक्रीज कर दें। डिपेंडिंग अगर आपके पास
अभी पूंजी पड़ी है तो यू शुड डू अ लंप सम इन्वेस्टमेंट एंड मे बी स्टैगर इट ओवर द पीरियड जहाँ तक आपको लग रहा है कि ये इवेंट इम्पैक्ट कर सकता है। Sure. या तो आप अपना SIP स्टेप अप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबल फंड ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। इस समय आपको ये भी असेस करना है आपके फाइनेंशियल गोल्स पे कि आपको कैसे एसेट एलोकेशन करना है, तो वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करें इस पर। बट डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग इज डोंट स्टॉप योर SIP। इफ यू हैव एक्सेस मनी प्लीज टॉप इट अप। या तो डायरेक्ट लमसम करिए और स्टैगर इट थ्रू मे बी एन STP और समथिंग। ओके, एब्सोल्युटली। ओके। नाउ सर आप ये बताइए, संजय साहब कितने साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद, पर्सनली टेल मी। दैट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। प्रोफेशनली मैं पिछले 40 साल से ये मार्केट में हूँ, बट समथिंग दैट माय पेरेंट्स डिड नॉट नो, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वाओ, ओके। सो विच मीन्स आपकी जो इन्वेस्टिंग जर्नी रही है बहुत लंबी रही है, राइट? सो पहले आप थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बताइए कि आपने जब 10th स्टैंडर्ड में शुरू किया था तो किस इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, एंड देन ग्रेजुअली हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज एन इन्वेस्टर? सो आई थिंक पिछले 25, 30, 40 साल में हमने ये मार्केट को इवॉल्व होते देखा हुआ है और मेरा इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी उसी तरह इवॉल्व हुआ है। शुरू में ज़माना था IPOs का, जब जो IPO के प्राइसिंग थे वाज फिक्स्ड बाय CCI। तो अगर आपको IPO लग जाता था इट वाज वर्चुअली अ लॉटरी, बिकॉज आपका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा रहता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, जो मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रहा था, फॉर्मल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट वे बैक इन 1987, आज भी मैं वो शेयर ओन करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो इन्वेस्ट करना है इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे दैट आई हैव मेरे पर्सनल जर्नी में। आपको नॉर्मली जब आप इन्वेस्ट करते हैं आप देखते हैं कि कंपनी कैसी है, बिजनेस कैसा है, कैसा वैल्यूएशन है। आई थिंक ये सब इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका कितने समय तक आप निवेश करते हैं, एंड द कंपाउंडिंग रिटर्न दैट यू गेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज फैंटास्टिक। इट्स अनबिलीवेबल व्हाट यू कैन मेक। ओके, सो कैन यू टेल अस कि अभी आपके पोर्टफोलियो में कौन से म्यूचुअल फंड्स होंगे? वुड यू टेल अस दैट? सो मेरे जो रिस्क एपेटाइट है is essentially more on the mid cap side. Okay. And those are the kind of funds that I would look at. But there's no point in me making my kind of asset allocation, क्योंकि मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है किसी और का अलग हो सकता है। So it's very important to understand what is the risk profile that one is having, हमारी liabilities क्या है, पोटेंशियल गोल्स क्या है लाइफ में। तो आज के तारीख में अगर मैं देखूं तो आई एम मोर ऑफ अ मिड कैप पर्सन, बिकॉज आई कैन अफोर्ड टू टेक एक्स्ट्रा रिस्क इन माई लाइफ एट दिस स्टेज। Okay. So because let's say an investor who's of your age profile, वो आपको ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो मे बी दे लर्न फ्रॉम दिस। तो आपका असेट एलोकेशन अभी क्या है, आप किस किस कैटेगरीज में डालते हैं? सो आपको इक्विटी देखना है, फिक्स्ड इनकम भी देखना है, a little bit of alternative assets like either gold or maybe silver depending upon what you are looking at. मेरे हिसाब से real estate is not a asset class that I would look at as an investment. अपना घर, अपना मकान होना ज़रूरी है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए आई डोंट थिंक इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वेरियस रीजंस, लिक्विडिटी की वजह से क्या रिटर्न बैठेगा क्या नहीं बैठेगा, प्लस द टैक्सेशन पार्ट। मेरे अनुमान से हैविंग अ राइट एसेट मिक्स इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड सम बिट ऑफ अ गोल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जैसे रिस्क प्रोफाइल होगा, क्या लायबिलिटीज़ है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे होना चाहिए। एज यू ग्रो ओल्डर, maybe
द डेट पोर्शन थोड़ा बढ़ना चाहिए, ओके ताकि शुरू में मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए, बाद में मुझे लिक्विडिटी विथ लेस वॉलेटिलिटी चाहिए। तो मे बी इन द नेक्स्ट 5 years मेरा पोर्टफोलियो विल टिल्ट अ लॉट मोर टुवर्ड्स लार्ज कैप, उसके बाद इट टिल्ट मोर टुवर्ड्स बैलेंस फंड, उसके बाद इट मे टिल्ट टुवर्ड्स मोर लाइक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट एंड इनकम बेयरिंग प्रोडक्ट्स। ओके बट यू नो मैं बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स से बात करती हूँ जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, एंड वो मुझे बोलते हैं कि उनका जो है बिग चंक ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट गोज इनटू ले से पोस्ट ऑफिस स्कीम्स या फिर एन्युटीज एंड सो ऑन जो पोस्ट ऑफिस के रहते हैं, एंड या तो वो बहुत कम मे बी 10-15% म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं या नहीं डालते हैं। सो आपको क्या लगता है कि एक रिटायर्ड इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, और अगर डालना चाहिए तो कौन सी कैटेगरीज में डालना चाहिए? सर नम्रता, म्यूचुअल फंड हमेशा लोग यही कहते हैं कि इक्विटी है जी। जो रिटर्न आपके फिक्स इनकम दे रहे हैं पोस्ट ऑफिस या बैंक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, अगर आप टैक्स एफिशिएंसी देखो तो आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो डेट फंड्स में है वही आपको रिटर्न दे सकते हैं। जी। अगर आप थोड़ा सा इंक्रीमेंटल रिस्क लेना चाहते हो, जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो गया या इक्विटी सेविंग प्रोडक्ट हो गया, मेरे अनुमान से उनका भी कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखें तो दैट इज सिमिलर टू व्हाट आपके ये पोस्ट ऑफिस और बैंक डिपॉजिट्स देते हैं। जी। तो अगर वहाँ पे भी निवेश करें, नो डाउट थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, बट अगर आपका टाइम होराइजन ज़्यादा का है तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ अ रिटर्न मिल जाएगा वही स्कीम्स में। ओके ओके। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हाइब्रिड फंड्स में भी अलग अलग फंड्स हैं जिसमें इक्विटी एक्सपोजर वेरी करते हैं। जी। जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड 10 to 25% एक्सपोजर है, या इक्विटी सेविंग है जिसमें 15 to 40% है, बैलेंस हाइब्रिड है जिसमें अप टू 50% इक्विटी एक्सपोजर है, या बैलेंस एडवांटेज फंड है जिसमें अगेन वेरी करता है, एंड ऑफ कोर्स एग्रेसिव हाइब्रिड है। सो डिपेंडिंग आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है वो हिसाब से आपका इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं। ओके ओके। सो कभी आपने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में सर लॉसेस देखे हैं? एंड इफ़ यस, आई एम श्योर देखे ही होंगे बिकॉज ऑब्वियसली आपने बहुत सारी मार्केट साइकिल्स देखी हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड, 2013 क्रूड ऑयल, सो आई एम श्योर आपने बहुत सारी साइकिल्स देखी हैं, मे बी द IT बूम, IT बस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो प्लीज़ टेल अस कि आपने क्या किया एट अ टाइम लाइक दैट, क्योंकि आई एम श्योर आपका एज अलग अलग क्राइसिस के टाइम अलग अलग रहा होगा, शायद आप अलग अलग लाइफ स्टेजेस में रहे होंगे। सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आपने हर क्राइसिस में, हर मार्केट लॉस में कैसे रिएक्ट किया? सो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर क्राइसिस थोड़ी थोड़ी अलग होती है, काफ़ी पोर्शन सिमिलर होता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्राइसिस क्या है, क्यों है और कब तक लास्ट करेगी। आज के तारीख में हम जो बुल मार्केट है वो काफ़ी लंबे समय तक देखते हैं। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, हमारा बुल मार्केट 1 साल का होता था, बेयर मार्केट 4 साल की होती थी। आज के दिन में वो साइकिल ही रिवर्स हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बेयर मार्केट था हमेशा एक स्कैम होता था। तो हमारा हर्षद मेहता स्कैम हुआ, केतन पारेख स्कैम हुआ, कोई ना कोई इवेंट होता रहा जिसकी वजह से काफ़ी कुछ वॉलेटिलिटी आ गई थी इक्विटी मार्केट में, और उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। सवाल ये होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है या तो स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। हमने ये देखा है कि जब भी कोई भी क्राइसिस आती है तो सब अच्छे बुरे स्टॉक सब टूटते हैं, अच्छे बुरे म्यूचुअल फंड्स के नैव भी गिरते हैं। सवाल ये उठता है कि आप कितनी कंसिस्टेंटली आप मेंटेन कर सकते हो टू कम बैक। अगर आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं तो वो हमेशा आ जाते हैं समय के बाद। लेट्स लुक एट कोविड।
कोविड के बाद भी मार्केट ऊपर आ गया है. वन ऑफ द फास्टेस्ट रिकवरी आई थिंक. Yes, कोविड you're में right. मार्केट 2 महीने गिरा था और 7 महीने के अंदर पूरा रिवर्स हो गया था. अगर मैं रशिया यूक्रेन वॉर की बात करूं, मेरे अनुमान से 3 महीने मार्केट इम्पैक्ट हुआ था, बट रिकवरी हैपन मच फास्टर. जी. एंड मैं आज के समय पे भी देखूं, फर्स्ट अटैक फरवरी Feb 28 को हुआ था एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है. Okay, so let's understand कि okay, so you know since you're from Baroda BNP Paribas, आपके large and mid cap fund के बारे में बात करते हैं. तो please help us understand, Sanjay sir, we're just slightly deviating from the personal conversation that we were having. We'll probably come back to it. लेकिन आपका जो fund है, the BNP Paribas large and mid cap fund, उसका investment strategy क्या रहता है? आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? श्योर. ये बड़ौदा बीएनपी लार्ज एंड मिड कैप फंड मैं पर्सनली मैनेज करता हूँ. इट्स राइट फ्रॉम इंसेप्शन. एक यूनिक कैटेगरी है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी 35% इन लार्ज कैप, 35% इन मिड कैप, जो रेगुलेटरी मैंडेट है. तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 70% तो फिक्स्ड हो गया. सवाल उठता है कि बैलेंस 30% आप कैसे मैनेज करते हैं जिसकी वजह से अल्फा जनरेट होता है. हम लोग ने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है कि हम लार्ज कैप और मिड कैप का एक्सपोजर कांस्टेंट रखेंगे एट 40%. Okay. मिनिमम 40%. जो बैलेंस 20% है वो हम एलोकेट करते हैं बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप. जो हमारा व्यू है इन टर्म्स ऑफ मार्केट आउटलुक या वैल्यूएशन पे, तीनों सेगमेंट पे, उसके आधार पर हम बैलेंस 20% एलोकेट करते हैं. आज के तारीख में हमारा व्यू ये है कि स्मॉल कैप पे अभी भी अर्निंग्स रिकवरी पूरी नहीं हुई है. आज के तारीख में थोड़ा वैल्यूएशन शायद करेक्ट हो चुके हैं, मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो चुके हैं, बट अभी भी इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप इज़ नॉट रियली वारंटेड. तो हमारा जो एलोकेशन है फॉर स्मॉल कैप इज़ अबाउट 7-8% इन दिस फंड. द बैलेंस इज़ इक्वली एलोकेटेड टूवर्ड्स लार्ज एंड मिड कैप. मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरे हिसाब से मिड कैप इज़ अ मार्केट सेगमेंट जिसमें हमें काफ़ी इंटरेस्ट है पर्सनली ऑल्सो, एंड आज के तारीख में मार्केट की पोजीशनिंग के हिसाब से भी. तो मिड कैप पे काफ़ी रुचि रखते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से अर्निंग्स जो आ रही है वो मिड कैप में आ रही है और वैल्यूएशन भी सही बैठ रही है. सो दैट इज़ द ब्रॉड स्ट्रैटेजी दैट वी हैव इन टर्म्स ऑफ अ टॉप डाउन अप्रोच. बॉटम्स अप अप्रोच पे हम यही रखते हैं कि जब हमने एक बार डिसाइड कर लिया कौन से सेक्टर में निवेश करना है, उसके बाद हम अप्रोच लेते हैं व्हाट इज़ नोन एज अ गाप फिलॉसफी. दैट इज़ ग्रोथ एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन. तो हम ये कंपनीज में निवेश करते हैं जिसका ग्रोथ इज़ वेरी हाई. हम वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा महंगा है उससे डरेंगे नहीं. हम चाहते हैं कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करें जो 1 या 2 साल में इतना फास्ट ग्रोथ करे कि जो वैल्यूएशन अभी महंगा लगता है विल सडनली लुक चीप. एंड हमारा अनुभव यही रहा है कि ऐसी कंपनियां बेटर रिटर्न्स जनरेट करती है. ओके ओके. सो किस तरीके के इन्वेस्टर को एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज लॉजिकली इफ़ आई एम लुकिंग एट ग्रोथ शायद मैं मिड कैप्स में इन्वेस्ट करूँगी, एंड इफ़ आई एम लुकिंग एट मोर इफ़ आई एम अ मोर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर शायद आई लुक एट लार्ज कैप फंड, राइट? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. तो लार्ज एंड मिड कैप फंड का इन्वेस्टर सेगमेंट कौन सा होगा? सो बहुत ही सही सवाल पूछा है नम्रता आपने. ये कैटेगरी में एक डिसिप्लिन वे से इन्वेस्ट किया जाता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, जहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं कि लार्ज कैप मिनिमम 40% होना चाहिए, सॉरी मिनिमम 35% होना चाहिए. एट द सेम टाइम मिड कैप का एक्सपोजर 35% हो. एनी इन्वेस्टर जो चाहता है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो उसको थोड़ा मिड कैप का भी एक्सपोजर चाहिए. तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपका लार्ज कैप और
ग्रोथ प्रोवाइड करता है मिड कैप। एडिशनल अल्फा आपका जो बैलेंस 20% है उसी से आता है। तो इट्स अ fair bit of a combination of stability as well as a growth. सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैटेगरी में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होगी कंपेयर टू से अ मिड कैप फंड। होपफुली कंपेयर टू अ लार्ज कैप फंड इट विल गिव यू अ बेटर रिटर्न, ओके, बट विथ लेस। सो कैन वी से कि ये एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए होता है जिनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, बिकॉज नॉट कंजर्वेटिव नॉट अग्रेसिव, सो डू यू थिंक ऐसा हम बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सही है। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल कंपेयर टू अ फुल फ्लेज स्मॉल कैप या मिड कैप फंड से के हिसाब से। Okay. So, Sanjay sir, because you've been a fund manager as well for so many years, आप हमें ये बताइए कि आप ये कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक फंड में जो लॉसेस हुए हैं वो मार्केट की वजह से हुए हैं या एक्चुअल फंड के पोर्टफोलियो की वजह से हुए हैं? लाइक हाउ आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, एंड अगर ये फंड ड्रिवन लॉसेस हैं तो आप क्या मेजर्स लेते हैं टू रिवर्स इट? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जैसे हम पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम स्टॉक्स देखते हैं, तो इन अ म्यूचुअल फंड हम पूरा पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं, एंड हर महीने हम एनालाइज करते हैं कि ये जो रिटर्न आ रहा है सेक्टर की वजह से आ रहा है कि स्टॉक की वजह से आ रहा है। सबसे पहला एनालिसिस ये रहता है कि आर वी डूइंग बेटर देन द मार्केट और नो, जो अंडरलाइंग इंडेक्स है। जहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ द फंड्स आर डूइंग बेटर देन द इंडेक्स। उसके बाद हमें ये समझना है कि हमारा रिटर्न किससे आ रहा है, हम सेक्टर कॉल सही ले रहे हैं या स्टॉक कॉल्स सही ले रहे हैं। Okay. और सेक्टर कॉल सही है बट स्टॉक कॉल्स भी सही नहीं है, तो हमारा रिटर्न इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड। उसके बाद हम ये एनालाइज करते हैं कि अगर हमारा सेक्टर कॉल भी सही है, स्टॉक कॉल भी सही है, तो दैट इज़ द बेस्ट रिटर्न वी कैन गेट। सवाल ये उठता है कि हम फर्स्ट लेवल पे जब एनालाइज करते हैं फंड वर्सेस द बेंचमार्क इंडेक्स, तभी हमें पता चल जाता है कि what is wrong with the underlying fund. Okay. Is it the market or it's the fund manager? Okay. Okay. फंड मैनेजर भी कभी कभी गलती कर लेता है, बट एज अ पोर्टफोलियो अगर मेरा 70-80% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स इज राइट एंड इज डूइंग बेटर देन द इंडेक्स, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू हैव। एंड एज अ हाउस वी हैव सीन दैट वी हैव डन प्रीटी वेल एज इन द इन्वेस्टमेंट साइड। ओके, बट लेट्स से कि ये फंड ड्रिवन है, सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, आप क्या मेजर्स लेते हैं सर? सो अगेन आपको ये समझना है कि जब हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, हमारा एक इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस रहता है कि हमें लग रहा है कि इस तरह से ग्रोथ होगी, इस तरह से इसके नंबर्स पैन आउट होंगे ईयरली, क्वार्टरली एट्सेट्रा। तो हमें ये समझना है कि विद इन दैट हमारा जो अजम्पशन है, अगर फाइनेंशियल नंबर्स आ रहे हैं तो हमें ये समझना है कि वैल्यूएशन में इम्पैक्ट क्यों नहीं दिख रहा। अगर बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन गलत है एंड जो कंपनी डिक्लेयर गलत कर रही है और इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो हमारा अजम्पशन था, तो हमें विचार करना है कि हमें वो कंपनी में इन्वेस्ट करके रखना है या हमें सेल डाउन करना है। तो एक बार वो डिसीजन हो जाता है, देन इट्स अ वेरी इजी कॉल। इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही है, रिटर्न्स नहीं आ रहे, इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत है और रिटर्न्स नहीं आ रहे। ऑलराइट, सो सर टेल मी वन मोर थिंग, आप क्या टेक्निक्स या आप ऐसे क्या रूल्स फॉलो करते हैं टू अवॉइड लॉसेस इन इक्विटी फंड्स, कि अगर मुझे जितना कम से कम लॉसेस हो तो उसके लिए आप क्या रूल्स या टेक्निक्स फॉलो करते हैं एट योर लेवल? सो नम्रता, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वॉलेटिलिटी और लॉसेस आर इनएविटेबल। आपकी मार्केट फॉर एग्जांपल जब भी ये वॉर हो गया तो देयर आर लॉसेस, तो हमें ये सेपरेट करने होते मार्केट रिलेटेड लॉसेस एंड कंपनी रिलेटेड लॉसेस।
मार्केट रिलेटेड लॉसेस कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए. वॉर होने वाली है, वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, राइट? हो गई, अभी हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किधर इम्पैक्ट आ सकता है. फॉर एग्जांपल, क्रूड सडनली ऊपर चला गया, so there will be impact on क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स, जैसे रिफाइनिंग कंपनीज हो गई. तो आपको ये असेस करना है कि आपको वो स्टॉक रखना है या नहीं रखना. तो वो डिसीजन लेना होगा आपको कि नहीं, ये क्रूड प्राइस अभी भी इतनी एलिवेटेड रहेंगे. $60 था, अभी 100 हो गया है, मे बी वॉर के बाद 75 हो जाएगा. तो आपको रीअसेस करना होगा कि आपका पोजीशन पे रखना है या नहीं रखना. Okay. दूसरा लॉस होता है कि फंडामेंटली कंटिन्यू अच्छे कर रहे हैं, बट मार्केट रिकॉग्नाइज कर रहा है एंड इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि मार्केट विल इवेंचुअली रियलाइज दैट. पर एक ये होता है कि कंटिन्यूसली आपका फंडामेंटल्स भी नहीं ठीक है, लॉसेस भी हो रहे हैं वैल्यूएशन पे. तो आपको एक कॉल लेना होता है किस हद तक आप वो लॉसेस टॉलरेट करेंगे विल बी डिटरमिन्ड बाय द पोजीशन दैट यू हैव. अगर आपकी पोजीशन पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी है तो आपको जल्दी निर्णय लेना होगा. पर अगर आपका पोजीशन स्मॉल है, then you can take a longer period to decide. But that's how we look at any losses which are there. Okay, okay. Now, you know, when I talk to a lot of investors on a very, very regular basis, तो एक जो बहुत कॉमन सवाल मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या हमें अपने इक्विटी फंड्स को स्विच करना चाहिए जब हम देख रहे हैं कि हमारे किसी फंड में लॉसेस हो रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी सर, ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, बिकॉज हमें लगता है कि ये फंड अच्छा नहीं कर रहा है, शायद दूसरा अच्छा करेगा, तो हम अपना पोर्टफोलियो या फिर इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट कर देते हैं. फर्स्ट आई थिंक कोई टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में नहीं सोचता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप स्विच करते हैं तो टैक्स इम्प्लीकेशन भी होता है. बट बियॉन्ड दैट आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं आफ्टर सफरिंग लॉसेज इन देयर इक्विटी फंड्स? तो नम्रता, आई थिंक हमें हमेशा अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, इक्विटी का हो या म्यूचुअल फंड का हो. हम पीरियोडिसिटी डिबेट कर सकते हैं. मेरे हिसाब से एवरी ईयर आपको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जब आप निवेश करते हैं तो एक फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इतना टारगेटेड रिटर्न आना चाहिए. अगर वो टारगेटेड रिटर्न नहीं आ रहा कंसिस्टेंटली, तो आपको ये असेस करना चाहिए कि वो फंड ऐसा क्यों डिलीवर नहीं कर रहा. या तो पोर्टफोलियो मैनेजर चेंज हो गया या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है. एक बार आप समझ लेते हैं, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है वो पोजीशन पे. विथ पैसेज ऑफ टाइम आपको हमेशा आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन, एसेट एलोकेशन रिव्यू करना चाहिए. सो जब आप एनुअल रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा था कि मेरे बच्चे की पढ़ाई है और अभी सडनली लॉसेस हो रहा है, तो आपको हर साल रीएलोकेट करना होगा अपना पोर्टफोलियो, रीअसेस करना होगा. तभी आप चर्न कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि ये पोर्टफोलियो डिलीवर नहीं कर रहा अलाइंड विथ योर ऑब्जेक्टिव. मैंने ये देखा है कि जो रिटर्न प्रोफाइल है, जो डिफरेंशियल है, हम हमेशा चाहते हैं कि क्वार्टाइल फंड में इन्वेस्ट करें. आई थिंक द रिटर्न जो डिफरेंशियल है इतना ज़्यादा नहीं है कि विच विल वारंट समबडी टू रियली स्विच. हर इन्वेस्टर की जर्नी अलग है, उनके फाइनेंशियल गोल्स अलग हैं, और वो जो पाथ ले रहे हैं, क्या स्पीड से उनको गाड़ी चलानी है, वो उन पे निर्भर करता है. जस्ट बिकॉज मेरे बाजू से एक गाड़ी बहुत तेज़ से जा रही है, that doesn't mean that I should be jumping into that car. Okay. But you know संजय सर, मुझे लगता है कि ये अगर एक सीजन्ड इन्वेस्टर है तो उनके लिए ये शायद काम स्ट्रैटेजी वुड वर्क, क्योंकि वो बहुत अग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे, रीबैलेंस करेंगे एंड सो ऑन, राइट. लेकिन फॉर इन्वेस्टर जिसको शायद जिन्होंने
इन्वेस्ट करना शुरू किया है 2-3 साल या 4-5 साल में, शायद उनको उतना इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। ऑफ कोर्स हम ये शो इसीलिए करते हैं कि हम सब तरीके के इन्वेस्टर्स को ये सब स्ट्रैटेजी समझा पाएँ, राइट? लेकिन अगर मैं नॉट अ सीजन्ड इन्वेस्टर, नॉट अ मैच्योर्ड इन्वेस्टर, तो एक सिंपल सी टेक्निक क्या होगी फॉर मी टू लुक एट माई पोर्टफोलियो, क्योंकि मुझे इतना नहीं समझ में आता है कि मैं किस फंड में क्या करूँ, उसको किसको रीबैलेंस करूँ, क्या एसेट एलोकेशन करूँ। एंड लेट्स से मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है हु इज़ हेल्पिंग मी विद दिस, तो व्हाट वुड यू गिव एज अ 1 or 2 सिंपल एडवाइसेस टू दैट इन्वेस्टर? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न आपको डेफिनेटली मॉनिटर करना चाहिए एक साल में। एक थंब रूल जिसको कहते हैं कि लार्ज कैप मुझे 9 to 12% रिटर्न देना चाहिए ऑन अ लॉन्गर टर्म पीरियड, मिड कैप उससे थोड़ा ज़्यादा एंड स्मॉल कैप उससे ज़्यादा। अगर ये बकेट में रिटर्न्स नहीं बैठ रहे या वॉलेटिलिटी मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बैठ रही है तो मुझे रीअसेस करना होगा। पर हर साल मुझे एक बार तो अपना पोर्टफोलियो रिटर्न खोल के देखना ही देखना है कि कितना आ रहा है। एक दूसरा एक्सट्रीम हो जाता है जब लोग रोज देखते हैं। I was just going to ask you that. तो ना तो वो सही है, ना ही लाइफ टाइम के बाद के नहीं मैंने तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, मैं 10 साल बाद ही देखूंगा, विच इज़ द राइट अप्रोच। बट ऐसा नहीं है कि मुझे वो 10 साल में हर साल रिव्यू नहीं करना चाहिए। मुझे हर साल हमारा पूरा पोर्टफोलियो एंड द सब सेगमेंट ऑल द फंड्स को रिव्यू करना चाहिए एंड उसके बेसिस पे हमें रीअसेस करना है। आपको जब भी आप म्यूचुअल फंड में देखते हैं आपको ये देखना है कि वो म्यूचुअल फंड के प्रमोटर्स कौन हैं, हु इज़ प्रमोटिंग दैट म्यूचुअल फंड एज द शेयर होल्डर, उनके क्या प्रोसेसेस है, जो फंड मैनेजर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके अदर फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर आप ये 2-3 चीज़ देख लें एंड ये सब पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल है तो मेरे हिसाब से जो निवेशक की जर्नी है विल बी लॉट स्मूदर एंड उनके जो एक्सपेक्टेशन है वही मीट कर पाएंगे। Fair enough. Okay. So let me ask you this question, Sanjay sir, कि let's say आजकल क्या होता है कि बहुत सारे funds close हो जाते हैं for whatsoever reason in terms of taking more investments, right? शायद कि valuations बहुत high हैं तो हम अभी investments नहीं ले रहे हैं and let's say that fund reopens, right? तो आपको क्या लगता है कि इस सिनेरियो में क्या हमें ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो अभी तक क्लोज था बट इट हैज़ रीओपन्ड? सो अगेन क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इन्वेस्ट करना है या फंड बंद हो गया तो मेरे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमने ये देखा है कि कई फंड्स क्लोज इसलिए हुए थे क्योंकि उनका या तो साइज़ इतना बड़ा हो गया है या बी उनको लग रहा है, द फंड मैनेजर को लग रहा है कि ये वैल्यूएशन पे निवेश नहीं करना चाहिए। तो अगर फंड रीओपन हो रहा है तो आपको फिर से असेस करना है कि या तो आपकी एनवायरनमेंट जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूव हो गई है या क्या चेंज हुआ है उसके आधार पे आपको इन्वेस्ट करना है। आज की तारीख में देयर आर इनफ स्कीम्स इन द मार्केट एंड जैसे मैंने कहा था कि जो रिटर्न डिफरेंशियल है इज़ नॉट रियली अ डिफाइनिंग फैक्टर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। मेरे हिसाब से कंपनी का प्रोसेस, कंपनी का इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इन्वेस्टर को देखना है। So now let me ask you a question which is related to your professional journey. तो संजय सर आप हमें ये बताइए कि आपने कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ फंड्स अपने म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल जर्नी में हैंडल किए हैं। ऑफ कोर्स वी नो अबाउट द लार्ज एंड मिड कैप फंड ऑफ द बरोड़ा BNP पारिबल, उसके अलावा आप हमें अपना थोड़ा प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताइए। यहाँ पर मैं CIO हूँ तो सारे फंड्स की ओवरसी करता हूँ बट डायरेक्टली मैं बैलेंस एडवांटेज फंड देखता हूँ, बरोड़ा BNP बैलेंस एडवांटेज फंड। It's the best performing fund in its category on all time periods. मैं फ्लेक्सी कैप फंड मैनेज करता हूँ, लार्ज एंड मिड कैप मैनेज कर रहा हूँ,
और मैं स्मॉल कैप फंड मैनेज कर रहा हूँ। ओके ओके इससे पहले जो मैं पिछले एएमसी में था 4.5 साल, मेजर फोकस मेरा मिड कैप फंड पे था वहाँ पर। ओके 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 सो आई डू नो दैट यू आर अ बिग फैन ऑफ मिड कैप फंड्स, क्योंकि आपने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी ये बोला था कि मिड कैप इज़ योर फेवरेट कैटेगरी, एंड आई थिंक दैट्स अ रीज़न क्योंकि आप मिड कैप फंड्स काफ़ी टाइम से मैनेज भी कर रहे हैं. So I'm sure you have a great understanding of the mid-cap segment, so it's wonderful. Okay. So Sanjay sir, just one last question before we move on to the last segment, which is the rapid fire. So आप हमें ये बताइए कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके, and I'll split this question into two segments. पहले आपकी पर्सनल जर्नी में कोई रिग्रेट्स रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेके, एंड सेकेंड प्रोफेशनल जर्नी में कोई रिग्रेट्स रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेके. सो टेल अस एनी रिग्रेट्स, एनी मिस्टेक्स that you've made in your personal investment journey and in your professional fund management journey. आई थिंक पर्सनली मेरे को यही रिग्रेट है कि मैंने म्यूचुअल फंड में पहले क्यों नहीं निवेश किया. आई थिंक अगर मैं उस समय से इन्वेस्ट करता, आई वुड हैव बीन फार बेटर ऑफ देन आपने कब आई शुरू एम किया राइट सर नाउ. म्यूचुअल फंड्स में? आपने कब इन्वेस्ट करना शुरू किया? मे बी लास्ट 10 years. ओके ओके सो उससे पहले आप सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे? सो उससे पहले थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता था एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, बिकॉज जो कंप्लायंस का है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई रहती थी. जी. तो वो हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट्स रहते थे, जो ध्यान रहता था, बहुत ही कम रहता है. अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, देयर इज अ प्रोफेशनल हैंडलिंग योर फंड जी. who's looking at it on a day-to-day basis. इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स में वो पॉसिबल नहीं है. और कभी कभी आप चाहते हुए भी बेच नहीं सकते या खरीद नहीं सकते. जी. तो सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि वो कहते हैं ना कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री. वन इज येस्टरडे एंड द अदर इज राइट नाउ. तो मेरा भी यही रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट. I should have done it maybe 30 years back, but it's never too late. Never too late. We have to start. कभी ना कभी तो हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है. Okay. And I think this is a good time. Okay. Okay. And how about your professional journey? Any regrets? I think प्रोफेशनल जर्नी में हमेशा यही रहा है कि जितना फोकस मैनेजमेंट पे करना है, स्पेशली फॉर मिड कैप्स, वो मुझे काफ़ी जल्दी सीख लिया था कि बिजनेस तो समझना ही है, वैल्यूएशन भी समझना है, बट मैनेजमेंट क्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज. तो वो हमने सीखा है एंड वही हमने इनकॉर्पोरेट करके हम आगे बढ़े हैं. ओके, वंडरफुल. Cool. Thank you so much, Sanjay sir. So now we're just going to move on to the last segment, which is something जो हमने recently introduce किया है, क्योंकि हम आपके views, we're going to get your views just in 10 seconds. and बहुत थोड़े से questions हैं, not too many questions. So आप you can give me your answers या तो एक single sentence में या single word में, whatever works for you. And अगर आपको explain करना है तो please feel free to do that as well. Okay. So first thing you do in your portfolio when you see red, panic, pause या invest more? Reassess. Okay. And then reassess करने के बाद? And then reassess करने के बाद you have to take a decision. Never act in a haste. Okay. Okay. Should we redeem from a losing fund? Evaluate and then decide. Evaluate के losses market की वजह से है कि something has changed. Okay. If something has changed, then you have to reinvest somewhere else. Okay. Market की वजह से, then it's something which is beyond the control of the fund manager. Okay. So when you say, so can we say कि कुछ fundamental change हुआ है fund में, तब आप, उसको consider कर सकते हैं in terms of change. Fund manager change हुआ है, strategy change हुई है, things are not working out consistently for a long period of time. That's the time when you should change. Okay. Time correction या value correction एक investor के लिए ज़्यादा मुश्किल क्या है?
आई थिंक इन्वेस्टर के लिए सबसे डिफिकल्ट है टाइम करेक्शन, ओके बिकॉज उसको हमेशा जल्दी रहती है. एज अ प्रोफेशनल, वैल्यू करेक्शन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि फंडामेंटली आपका सब कुछ सही हो रहा है बट फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही. ओके ओके So it tests the patience of the professional investor. ओके Time correction is something that professional investors seen, aware, and will live by it. ओके. लार्ज कैप और स्मॉल कैप सबसे पहले रिकवर कौन सा होता है आफ्टर अ क्रैश? ऐसा कोई रूल नहीं है लार्ज कैप या स्मॉल कैप. हर मार्केट साइकिल अलग रहती है. हर समय आपको असेस करना है कि क्या पोजीशन पे है और क्यों है. अगर सब कुछ गिरा है, देन जो सबसे ज़्यादा गिरा है, अज्यूमिंग कि कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा रिकवर भी करेगा. बट द जनरल नॉर्म इज कि जब मार्केट्स गिरते हैं तो सबसे पहले स्मॉल कैप्स, फिर मिड कैप्स एंड देन लार्ज कैप्स, रिकवरी लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स ऐसे होती है. इज दैट ट्रू? सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप में होती है. सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी लार्ज कैप में रहती है. तो अगर आप प्योर रिटर्न्स देखने जाए तो आई वुड से मिड कैप एंड स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिकवर होगा. एंड उस पर भी आपका टाइम पे निर्भर करता है. बट कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि मार्केट नीचे गिरा है तो हमें ये लेना है या ये नहीं लेना. ओके ओके सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें मार्केट में रहना है. ओके. आई थिंक दैट इज द वन रूल जो हमेशा फॉलो करना चाहिए, विच इज स्टैंडर्ड. बाकी सब चीजें Yes. ओके. ऑलराइट. कैन फ्रेश SIPs ड्यूरिंग डाउनटर्न क्रिएट फ्यूचर वेल्थ फास्टर? आई थिंक जो SIP का कॉन्सेप्ट है ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जी. उसमें ये बहुत अच्छी तरह बैठता है. बिकॉज जब मार्केट नीचे होता है, यू कैन गेट मोर यूनिट्स ऑफ द सेम फंड. ओके एंड जब भी रिकवरी आएगी तो आपको रिटर्न्स जो बैठेंगे वो ज़्यादा बैठेंगे. तो अगर हम अप ट्रेंडिंग मार्केट में SIP करते हैं कंपेयर टू वेयर इट इज़ फॉलिंग डाउन, यू सही में पूछो आप वेल्थ कब क्रिएट करते हैं, ना बुल मार्केट और बेयर मार्केट. लोग हमेशा कहते हैं कि बुल मार्केट में वेल्थ It's क्रिएट the bear होता है. market. नहीं, बेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करोगे तब आप जाके एनकैश कर सकते हो. ओके सेम कॉन्सेप्ट SIP में भी एप्लीकेबल है. इन अ फॉलिंग मार्केट इफ यू हैव एन SIP, आपको ज़्यादा यूनिट्स आते हैं, जो जब भी मार्केट ऊपर जाता है आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी. ऑलराइट. किसी एक अंडर परफॉर्मिंग फंड से एग्जिट करने के लिए क्या कोई थंब रूल है? कंसिस्टेंसी देखना है आपको कि क्या टाइम पीरियड तक का अंडर परफॉर्मेंस है. ओके अगर आपके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है with no explainable reason, then that is the way I will look at it. ओके Change in fund manager, I will put my investment on hold, reassess, see the track record of the fund manager. ओके. वन सेंटेंस एडवाइस फॉर समवन जिसका पोर्टफोलियो 20% से गिरा है? Don't panic, stay invested, top up. Wonderful. Okay. Last question. Best recovery tool? Patience, SIP, diversification या discipline? Best recovery tool? I think all of them put together. ऐसा कोई एक चीज से नहीं होगा. अगर आपके पास पेशेंस है, आपने डाइवर्सिफाई करके नहीं इन्वेस्ट किया है, तो भी इम्पैक्ट आ सकता है. मेरे हिसाब से आपने बहुत सही कहा है कि ये चारों पांचों चीज़ एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है फॉर द होल रेसिपी टू वर्क. Okay. Wonderful. Thank you so much, Sanjay sir. That's about it. मेरे पास आपके लिए इतने ही सवाल थे, but I do wish कि शायद मैंने आपके लिए और सवाल create किए होते, because I had a wonderful conversation with you. You know, I'm so glad we got you on this show for the very first time, and we hope कि हम आपको दोबारा लेके आएं, maybe with a different topic, with different questions. But thank you so much for your time today. Really pleasure. Thank you so much. And there are a lot of things that you've asked me, जिसकी वजह से मैं भी सोच रहा हूँ, and hopefully we'll have a more deeper and a meaningful conversation.
Sure. Thank you. Thank you so much, sir. Take care. Bye-bye. You know, that was such a wonderful conversation with Mr. Sanjay and हमने उनके साथ बहुत सारा conversation किया, especially you know कि अगर हमें losses हो रहे हैं तो हमें अपने losses से कैसे recover करना चाहिए। तो जल्दी से जो भी हमने points discuss किए मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने Mr. संजय से ये पूछा कि let's say कि एक investor है जो you know एक specific goal के लिए invest कर रहे हैं mutual funds में, लेकिन you know let's say वो goal उनको अभी इस साल achieve हो रहा है, it could be buying a house, children's education or anything, और इसी साल जो है मार्केट गिर जाता है एंड यू नो उनके पोर्टफोलियो में लॉसेस दिख रहे हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सो मिस्टर संजय सेज कि आइडियली स्पीकिंग यू नो आपको अपना गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहिए और अपना असेट एलोकेशन उन्हीं गोल्स के हिसाब से करना चाहिए। नाउ ये असेट एलोकेशन लॉजिकली चेंज होता रहेगा बेस्ड ऑन द टाइम होराइजन, क्योंकि जब आपने शुरुआत की थी तब आपका एक गोल लॉन्ग टर्म था, लेकिन लेट्स से कि अगर आपको 2026 में वो गोल अचीव करना है तो 2023 में ये गोल आपका शॉर्ट टर्म गोल हो चुका है, और इसीलिए अब आपको जो है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा और अपने असेट्स को इक्विटी से डेट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो, राइट। सो ही सेज कि इसीलिए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और असेट एलोकेशन आपका चेंज होता रहेगा क्लोजर टू योर फाइनेंशियल गोल, जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्टेबलाइज रहे और जो मार्केट कंडीशन है उससे आपके गोल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। फिर हमने मिस्टर संजय से पूछा कि क्या हमें अपनी SIPs को स्टेप अप करना चाहिए, स्पेशली जब मार्केट गिरी है या फिर हमें हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, सो क्या हमें अपने SIPs को स्टेप अप करना चाहिए, रोकना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी अराउंड इट। तो मिस्टर संजय सेज कि यू नो कम टू लुक एट इट, जब आप SIPs करते हैं तो आपको गोल्स के हिसाब से अपने SIPs को करना चाहिए, एंड ही सेज कि अपने SIPs को बिल्कुल भी रोकना तो नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया है वो अच्छा है एंड यू बिलीव इन दैट फंड, तो आप स्टेप अप भी कर सकते हैं, बट ही सेज कि एक क्रैश के टाइम SIP रोकना इज डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग। तो ही सेज कि आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। सो व्हाट यू शुड डू इज कि अगर मार्केट क्रैश हुआ है तो या तो अपने SIPs को आप स्टेप अप करिए या लमसम भी करिए। अगर आपके पास उतना पैसा है, उतनी सामर्थ्य है, तो आप यू नो लमसम इन्वेस्टमेंट करके भी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। फिर हमने मिस्टर संजय चावला से उनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में डिस्कस किया। मिस्टर संजय सेज कि वो यू नो तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब से वो 10th स्टैंडर्ड में थे, एंड ही हैड अ वेरी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जर्नी, और उनका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो काफ़ी इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ही सेज कि उनके पास अभी भी ऐसे शेयर्स हैं जो उन्होंने 1987 में जिन शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। मिस्टर संजय encourages you to invest for long term। वो सेज कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टर संजय सेज कि उनको मिड कैप्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, ही लाइक्स इन्वेस्टिंग इन मिड कैप्स क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो मिस्टर संजय सेज कि उनको ही डज नॉट प्रेफर रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी और टैक्सेशन की वजह से। ही सेज कि ऑफ कोर्स आपका एक घर होना चाहिए जो आपका खुद का घर है, लेकिन बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया क्योंकि उसमें लिक्विडिटी का बहुत इश्यूज होता है, टैक्सेशन इज़ प्रीटी हाई। ही सेज कि आइडियली आपका इन्वेस्टमेंट्स किसी भी गोल के लिए, जब आप गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं किसी भी गोल के लिए, पहले आप इक्विटी से शुरू करिए, इट कुड बी लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स एक्सेट्रा, देन मूव टुवर्ड्स हाइब्रिड जैसे जैसे आपका गोल पास आता है, और जब और पास आता है तो यू मूव टुवर्ड्स डेट फंड्स फॉर दैट सेम गोल। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है या जो असेट एलोकेशन है किसी फाइनेंशियल गोल के लिए वो भी चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द टाइम होराइजन ऑफ द गोल। सो मिस्टर संजय के जो प्रेफर्ड फंड्स हैं, कैटेगरीज हैं, ही लाइक्स लार्ज कैप्स, ही लाइक्स मिड कैप्स, एंड ही ऑल्सो सेज कि थोड़ा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ असेट एलोकेशन। फिर हमने मिस्टर संजय से पूछा कि वो एक क्राइसिस को कैसे नेविगेट करते हैं, कंसिडरिंग उनका इतना लंबा इन्वेस्टमेंट जर्नी रहा है, उन्होंने मल्टीपल क्राइसिस देखे हैं। तो मिस्टर संजय सेज कि हर क्राइसिस अलग होता है, हर क्राइसिस का रीज़न अलग होता है। तो सबसे पहले ये समझना कि वो क्राइसिस किस लिए हुआ है, इज इट अ मैन मेड क्राइसिस और इज इट यू नो समथिंग एल्स, वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि हर क्राइसिस में शायद आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग हो सकता है। ही सेज कि अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स या स्ट्रॉन्ग फंड्स में इन्वेस्ट किया है जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो ऐसे फंड्स या ऐसे स्टॉक्स जो है उस क्राइसिस से ओवरकम हो जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी एज लॉन्ग एज यू आर श्योर कि उस फंड में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उसमें कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं हुए हैं। फिर हमने मिस्टर संजय से पूछा कि वो कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन अ मार्केट ड्रिवन लॉस या एक फंड ड्रिवन लॉस। तो
मिस्टर संजय सेज कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो परफॉर्मेंस आया है वो सेक्टर की वजह से आया है या स्टॉक्स की वजह से आया है। तो अगर आपका परफॉर्मेंस जो आया है वो सेक्टर कॉल्स और जो स्टॉक कॉल्स हैं वो दोनों सही हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए। ही सेज कि आपको एक फंड की परफॉर्मेंस को उसके अगेंस्ट द बेंचमार्क भी देखना चाहिए। अगर 70% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज डन वेल अगेंस्ट द बेंचमार्क तो वो एक अच्छा फंड है। फिर हमने मिस्टर संजय से पूछा कि वो क्या टेक्निक्स यूज करते हैं टू अवॉइड लॉसेस इन इक्विटी फंड्स। तो मिस्टर संजय सेज कि वॉलेटिलिटी और मार्केट रिलेटेड लॉसेस इनएविटेबल हैं। तो एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो अगर आप इन्वेस्ट करें आपको वॉलेटिलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। नाउ ही सेज कि किसी भी सिनारियो को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, विच मीन्स हम सब नहीं प्रिडिक्ट कर सकते थे कि वॉर होने वाला है, राइट। अब नाउ लेट्स से कि वॉर हो गया है तो किस चीज़ पे इम्पैक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो ही सेज कि अब हमें अगर पता है कि कौन से सेक्टर पे या किस सेगमेंट पे इम्पैक्ट ज़्यादा होने वाला है तो हम ये देखते हैं कि कौन सी कंपनीज पे इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस, और फिर क्या हमें उन कंपनीज को या उन स्टॉक्स को होल्ड करके रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड कि क्वांटम ऑफ स्टॉक्स कितने, अगर बहुत ज़्यादा हैं देन यू मे वांट टू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। फिर हमने मिस्टर संजय के साथ ये डिस्कस किया अबाउट स्विचिंग फंड्स इन अ पोर्टफोलियो, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स फंड्स को स्विच करते हैं या करना चाहते हैं जब उसके पोर्टफोलियो में लॉसेज आते हैं। तो व्हाट शुड बी डन। मिस्टर संजय सेज कि सबसे पहले तो आपको अपने पोर्टफोलियो को या अपने फंड को रिव्यू करना चाहिए एंड यू शुड सी कि जो फंड की परफॉर्मेंस है या जो रिटर्न्स हैं क्या वो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जितने हैं या नहीं हैं, राइट, एंड ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब नाउ लेट्स से कि अगर वो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है, दैट ऑल्सो यू शुड गेट इनटू। तो क्या वो फंड मैनेजर की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको एक म्यूचुअल फंड में से स्विच तभी करना चाहिए जब एक फंड जो है आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन नहीं है या फिर किसी फंड में एक ऐसे कुछ फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं जो अब आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन नहीं है। ही ऑल्सो सेज कि जब आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं आपका एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। सो यू कैन से कि लार्ज कैप्स के लिए मुझे 9 से 12% तक का रिटर्न चाहिए, मिड कैप्स के लिए थोड़ा हायर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए एंड सो ऑन। सो ही ऑल्सो सेज कि अपने पोर्टफोलियो को हर रोज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत लॉन्ग टर्म में भी चेक ना करें। आई थिंक रेगुलर चेकिंग मे बी वंस अ ईयर अपने पोर्टफोलियो को चेक करना और उसको रीबैलेंस करना बिकम्स इम्पॉर्टेंट। फिर हमने मिस्टर संजय चावला से उनकी कुछ रिग्रेट्स के बारे में पूछा इन द पर्सनल इन्वेस्टिंग स्पेस एंड इन प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट स्पेस। तो मिस्टर संजय सेज कि उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी में ही फील्स कि शायद उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी लेट शुरू किया। सो ही रिग्रेट्स कि उन्होंने और ज़्यादा जल्दी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना नहीं शुरू किया। ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स जस्ट अबाउट 10 years बैक एंड वो इसलिए था बिकॉज बहुत सारे कंप्लायंस इशूज़ थे बेस्ड ऑन द वर्क दैट ही वाज डूइंग। ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट इन द प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट स्पेस ही सेज कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कंपनी का देखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है एंड ही इज़ अंडरस्टूड दिस एस्पेक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि वो बहुत ज़रूरी है कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत फोकस करें। सो गाइस दैट वाज अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई डू होप ऑल ऑफ यू हैड अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। हम ट्राई करते हैं कि हम आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करें। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है send us your comments. Please share this video with everyone and of course अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so please do it. It's called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. I'll see you next week. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.